नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ लॉरस लैब्स का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। इस कंपनी के बारे में, इनके फाइनेंशियल्स, इनके ग्रोथ एस्पेक्ट्स, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि लॉरस लैब्स क्या काम करती है, तो लॉरस लैब्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मेनली 4 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला फॉर्मुलेशंस, एपीआईज, सिंथेसिस एंड बायोलॉजिक्स। तो जो इनके 3 सेगमेंट्स हैं, फॉर्मुलेशन, एपीआईज एंड सिंथेसिस के, इनमें ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं एंड करेंटली इन्होंने न्यूली एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है बायोलॉजिक्स का। तो चलिए अब एक-एक सेगमेंट को इंडिविजुअली हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इनका एपीआई का सेगमेंट देखें, जहाँ से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो इस एपीआई के सेगमेंट्स में इनके पास अलग-अलग तरीके के एपीआईज हैं, जिनमें से जो मेन एपीआई इनका वो है एआरवी एपीआई। एंटीवायरल एपीआईज जो हैं, ये इसमें मार्केट लीडर्स कह सकते हैं हम। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो इनके पास है। ये जो एपीआईज हैं, ये एचआईवी के रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं उनमें यूज किया जाता है। जो इनके दूसरे एपीआईज के सेगमेंट्स हैं उनमें ऑन्कोलॉजी भी आता है। ऑन्कोलॉजी जो सेगमेंट है उसमें कैंसर के रिलेटेड जो भी एपीआईज हैं वो बनाए जाते हैं एंड ये अलग अलग और जो एपीआईज के सेगमेंट्स हैं उनमें भी वर्क करते हैं, जैसे डायबिटीज हो गए, हेपेटाइटिस सी। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनका रेवेन्यू है वो किस तरीके से आ रहा है। अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करें तो जो एआरवी एपीआई है वहाँ पे हमें बहुत सिग्निफिकेंट डिग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें एआरवी एपीआई में डिग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड अगर आप जो इनका ऑन्कोलॉजी एपीआई है वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड अदर एपीआईज में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो इनका एआरवी एपीआई का सेगमेंट है वो इनका मेन सेगमेंट है एंड वहाँ पे हमें जो डिग्रोथ देखने को मिली है उसका रीजन कंपनी ने ये बताया कि जो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो इनके ऑर्डर्स हैं उनमें डीस्टॉकिंग हुई है एंड कंपनी ने कहा है कि जो लेटर 2021 होगा वहां तक जो इनके सेल्स हैं एआरवी एपीआईज के वो नॉर्मल हो जाएंगे एंड जो कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान कर रखे हैं अपने प्लान्स के आने वाले टाइम में, ये चाहते हैं कि जो इनके एपीआई सेगमेंट्स हैं और ग्रो करे एंड साथ ही में इनका मार्केट शेयर भी उनमें उतना ही इंक्रीज हो। तो अगर अब हम इनके फॉर्मुलेशन के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से कैसे ग्रो हो रहे हैं इनके रेवेन्यूज इस सेगमेंट्स में एंड जो फॉर्मुलेशन का इनका सेगमेंट है वो 41% ऑफ द जो टोटल रेवेन्यू है वो फॉर्मुलेशन के जो सेगमेंट है वहां से आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके फाइलिंग्स भी हैं इस सेगमेंट में वो बहुत सारे अभी पेंडिंग है एंड जो इनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ये दोनों मार्केट्स में इनके फॉर्मुलेशंस हैं वो प्रेजेंट है, रेगुलेटेड मार्केट्स में भी एंड लो इनकम मार्केट्स जो हैं वहाँ पे भी। तो इनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका प्रेजेंस है वो रेगुलेटेड मार्केट्स में धीरे धीरे ये इंक्रीज करें, बिकॉज वहाँ से ये अच्छे मार्जिन को जनरेट कर पाएंगे। तो अगर अब हम इनका सिंथेसिस का बिजनेस देखें तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैपिडली ये इस सेगमेंट में ग्रो कर रहे हैं। करेंटली ये सेगमेंट है वो इनका 13% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ पे इनके पास 50 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और 4 जो बिग फार्मा ग्लोबल क्लाइंट्स हैं वो इनके पास हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है एंड कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करना चाहती है, इसलिए इन्होंने बहुत सारी डील्स साइन कर रखी हैं दूसरी कंपनीज के साथ। एंड कंपनी ने मेंशन भी किया है कि बाय FY23 ये जो CDMO बिजनेस है ये एक सेल्फ रिलायंट सब्सिडरी बनना चाहते हैं। तो जो इनके एम्स है वो बहुत हाई एम्स हैं एंड उसी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। तो जो इनका चौथा सेगमेंट है बायो बिजनेस का, तो ये जो सेगमेंट है वो इस कंपनी ने रिसेंटली शुरू किया है एंड यहाँ पे ये जो फूड प्रोटीन्स हैं उन पे काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने पिछले टाइम में दिखाई है एंड उसी लेवल की ग्रोथ ही आने वाले टाइम्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड कंपनी ने जो स्केल अप किया है इसके रिगार्डिंग अपनी कैपेसिटीज को इंक्रीज किया है एंड कंपनी जानती है कि ये जो बिजनेस है वो इनके मार्जिन्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है आने वाले टाइम में एंड इसलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इस सेगमेंट के ऊपर। बिकॉज की लॉरस लैब्स इतनी बड़ी कंपनी है एंड उनका जो प्रेजेंस है वो इतना ज़्यादा है एंड वो उनका एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस है, उसकी वजह से इनको इस सेगमेंट में ऑपरेट करने के लिए बहुत
एक सिंप्लिसिटी मिल जाती है एंड उस चीज का अच्छी तरीके से यूज कर रही है लॉरस लैब्स। अच्छे एक्विजिशंस कर रहे हैं ये, ताकि इस सेगमेंट को ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। तो इससे पहले कि हम बात करें कि क्यों लॉरस लैब्स को इतना ज्यादा हाईली रेट कर रहे हैं, क्यों हर कोई ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम में एक फार्मा जायंट बन के निकलेगी ये कंपनी, उससे पहले हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एज ऑफ सितंबर 2021 जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 27.3% की है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.08%, डीआईएस के पास 2.74%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 22.82% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास 45.06%। अगर आप अब इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है कांस्टेंट रही है पिछले 2 क्वार्टर्स में, एंड उससे पहले अगर आप देखें 2020 का जो जून का क्वार्टर था वहां पे प्रमोटर्स के पास 32.13% का शेयर होल्डिंग था, बट उसमें से भी जो 10% ऑफ होल्डिंग थी वो प्लेज थी। एंड जैसे ही प्रमोटर्स ने अपनी जो प्लेजिंग है वो कम की तो जो उसका इम्पैक्ट है हमें वो देखने को मिला स्टॉक प्राइस में, स्टॉक प्राइस कितनी अच्छी तरीके से मूव हुआ। तो अगर अब हम देखें म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिक्रीज होते हुए आ ही रहा है। एंड अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो करंट क्वार्टर में जो होल्डिंग है वो और डिक्रीज हुई है। एंड अगर आप डीआईएस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छी तरीके से इंक्रीज हुई है। एंड अगर आप रिटेल एंड अदर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो रिटेल की होल्डिंग है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। जो ग्रीन कलर है वो रिटेल्स को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, एंड जो अदर्स की होल्डिंग है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिटेल एंड अदर्स है उनकी होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है। अगर आप अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं इस कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दिसंबर 2018 से जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज उसमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिसंबर 2018 में यहाँ पे अगर आप देखें 17% के अराउंड था, अगर आप करंट क्वार्टर्स में देखें तो वो 29% के अराउंड है, एंड प्रीवियस क्वार्टर्स में 30 के रेंज में भी था। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इनका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए आ रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर आप यहाँ पे अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सितंबर क्वार्टर में जून के क्वार्टर से कम हुआ है। उसका रीजन सेल्स में भी हमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है, एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी हमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है, एंड इन दोनों की वजह से हमें जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इनके अगर आप जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स उनके बेसिस पे इन्हें कंपेयर करें तो हमें ये एक पॉइंट तो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड जो करंटली हमें इनके प्राइस में फॉल देखने को मिला उसका रीजन यही था, जो इनके पिछले 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस थे वो पहले के क्वार्टर्स से अप टू द मार्क नहीं थे। लेकिन कंपनी ने कहा है कि आने वाले टाइम में जो इनके सेल्स हैं वो और इंक्रीज होंगे, एंड जो इनके जो सेगमेंट्स अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वो और ज्यादा अच्छा अभी परफॉर्म करेंगे। तो अगर अब हम बात करें कि क्यों लॉरस लैब इतने कम टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप मार्च 2020 के पहले देखते तो वहां से लॉरस लैब ने बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो उसके अगर आप मेन रीजंस देखें तो पहला रीजन है जो इन्होंने अपना ग्रोथ दिखाया पिछले कुछ सालों से, जो इन्होंने नए नए सेगमेंट्स में ये एंटर हुए हैं, इन्होंने जो अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर FY ईयर 2017 में इनका IPO आया था, एंड वहां पे ये सिर्फ APIs के सेगमेंट में वर्क करते थे, और जिनमें भी ARV जो इनका मेन API है वो इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके आता था। लेकिन अगर आप FY 21 देखें तो अब ये 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं और हर सेगमेंट को इतना ही इम्पोर्टेंस है, एंड जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं ये हर सेगमेंट में। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 2017 में ये 1905 करोड़ था, एंड करेंटली 4813 करोड़ है। स्ट्रैटेजिक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन है कि क्यों इतना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लॉरस लैब में। अगर आप दूसरा रीजन देखें तो जो इन्होंने केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स का प्लान इनका चल रहा है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, ऑनगोइंग है, कुछ कंप्लीटेड है, एंड कुछ इन्होंने आगे के लिए प्लान कर रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बिकॉज ये अपनी जो कैपेसिटी है वो हर जगह इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि जिस सेगमेंट्स में करेंटली ये काम कर रहे हैं वहाँ और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, एंड जहाँ करेंटली मार्केट लीडर्स हैं वहाँ पे
और ज़्यादा ये अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने वॉल्यूम्स को इंक्रीज करें। तो अच्छी तरीके से इन्होंने स्ट्रैटेजी बना के हर सेगमेंट में ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों जो मार्केट है वो इनको इतना हाई रेट कर रहा है। जो तीसरा रीज़न है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जून जो 2020 का क्वार्टर था, वहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी उसमें अराउंड 10% की प्लेजिंग थी एंड वो प्लेज अगले कुछ क्वार्टर्स में रिड्यूस हो चुका था पूरा। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कभी भी जब प्रमोटर्स प्लेज हटाते हैं तो वो भी एक स्टॉक प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये 3 रीजंस मेरे को मेन लगते हैं कि क्यों हमें इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कंपनी में भी एंड साथ के इसके स्टॉक प्राइस में भी, क्यों हर कोई इतना अच्छा रेट कर रहा है लॉरस लैब्स को। तो हमने लॉरस के बारे में सारी अच्छी बातें आप सभी के साथ डिस्कस की। तो आपको डाउट आ रहा होगा क्या कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो मुझे इस कंपनी के रिगार्डिंग लगते हैं। तो मैं आप सभी के साथ 2 कंसर्न शेयर करना चाहूँगा। ये कोई लॉन्ग टर्म कंसर्न्स नहीं है कंपनी के रिगार्डिंग या कुछ नहीं, बट हाँ 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो पहला कंसर्न मुझे लगता है वो इस कंपनी के साथ नहीं, केमिकल और फार्मा की सारी कंपनीज के साथ है, जो रॉ मटेरियल्स का इशू चल रहा है। लेकिन हाँ वो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स तक नॉर्मल हो जाएगा। तो जो दूसरा इशू मुझे लगता है वो है इनके जो लो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसकी वजह से। अराउंड 27% का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एक अच्छा स्टेक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो मैं ध्यान रखूंगा आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये डिक्रीज होता है तो ये तो इस कंपनी के रिगार्डिंग हमारी एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें एंड अगर आपको किसी और कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी कमेंट ज़रूर करें एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।